हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी सोल्यूशन फॉर क्लास 10 सोशल साइंस इन हिंदी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है भारत में राष्ट्रवाद। तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्याख्या कीजिए। पहला है क्वेश्चन का है, उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया निश्चित रूप से उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई थी। औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उनका समान रूप से उत्पीड़न और दमन हुआ था। इस साझा अनुभव ने उन्हें एकता के सूत्र में बांध दिया। वे यह जान गए थे कि विदेशी शासकों को एकजुट होकर ही देश से बाहर निकाला जा सकता है एवं इसकी इस भावना ने राष्ट्रवाद के उदय में सहायता पहुंचाई। क्वेश्चन नंबर ख है, पहले विश्व युद्ध में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में प्रथम विश्व युद्ध के योगदान का वर्णन इस प्रकार से है, जिसमें पहला है करों में वृद्धि। पहले विश्व युद्ध के कारण रक्षा व्यय एकाएक बढ़ गया। इस खर्च को पूरा करने के लिए सरकार ने करों में वृद्धि कर दी। इसके अतिरिक्त सीमा शुल्क को भी बढ़ा दिया। आयकर के रूप में नया कर भी लगा दिया गया। इससे जनता में रोष फैल गया तथा जिसने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। ख है, कीमतों में वृद्धि। पहले विश्व युद्ध के दौरान खाद्य पदार्थों की भारी अभाव हो गया। फलस्वरूप कीमतें लगभग दुगनी हो गई। आम आदमी का जीवन कष्टमय हो गया। अतः लोग विदेशी शासन से मुक्त के बारे में सोचने लगे। यह सोच राष्ट्रीय आंदोलन का आधार बनी। ग है, सिपाहियों की जबरन भर्ती। विश्व युद्ध में अत्यधिक सैनिकों के मारे जाने के कारण सरकार को अधिक से अधिक सैनिकों की आवश्यकता थी। अतः गांवों से नौजवान को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया गया। इससे ग्रामीण क्षेत्र में सरकार के प्रति विशेष रोष था। ओके। एवं घ है, भारतीय उद्योगपतियों में शेष। भारत में अब विदेशी पूंजी बड़े पैमाने पर लगाई जाने लगी। भारतीय उद्योगपति चाहते थे कि सरकार आयातों पर भारी कस्टम ड्यूटी लगाए तथा उन्हें सुविधाएं देकर भारतीय उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करे। अब उन्हें भी आभास होने लगा कि केवल एक दृढ़ राष्ट्रवादी आंदोलन तथा एक स्वाधीन भारतीय सरकार के द्वारा ही सुरक्षा के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। एवं ज्ञा है, मजदूरों तथा दस्तकारों में शेष। आर्थिक शोषण से पीड़ित बेरोजगारी तथा महंगाई से पीड़ित मजदूर तथा दस्तकार भी राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हो उठे। उनके लिए निर्वाह करना भी कठिन था। वे सोचने लगे कि यदि भूखा ही मरना है तो स्वदेशी सरकार की छाया में ही क्यों न मरा जाए। अतः वे स्वतंत्रता के लिए कोई भी आहुति देने के लिए तत्पर हो उठे। इस तरह भारतीय समाज के सभी वर्ग अंग्रेजी सरकार की नीतियों से पीड़ित थे। अतः उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए राष्ट्रवादी आंदोलन आरंभ कर दिया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ग है, भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध क्यों थे, यानी कि विरोध में क्यों थे, वो आपको बताना है। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, रॉलेट एक्ट इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 1919 ईस्वी में पारित किया गया। इस एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है। प्रथम महायुद्ध के कारण भारत को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस समय में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रसार अंग्रेजी साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता था। अंततः सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन को दमन करने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया। इस एक्ट यानी अधिनियम के अनुसार सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए नज़रबंद करने का अधिकार मिल गया। इस प्रकार इस अधिनियम ने भारतीयों की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। वह किसी भी क्षण राजनीतिक बंदी बनाए जाने के भय से चिंतित रहने लगे। ऐसी अवस्था में इस एक्ट का विरोध होना स्वाभाविक ही था। ओके। क्वेश्चन नंबर घ है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया। तो इसका आंसर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाने के लिए महात्मा गांधी तथा मुस्लिम नेताओं ने सारे देश का भ्रमण किया। परिणाम स्वरूप शीघ्र ही यह आंदोलन बल पकड़ गया। विद्यार्थियों ने सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार कर दिया। जनता के बीच चौराहे पर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। ये सभी गतिविधियां शांतिपूर्ण थी क्योंकि असहयोग आंदोलन अहिंसा पर आधारित था। दुर्भाग्यवश उत्तर प्रदेश के चौरा चौरा
चौरी चौरा नामक स्थान पर बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया और भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दी। इस हिंसात्मक घटना से दुखी होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के विचार की व्याख्या कीजिए। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में एक नए तरह के जन आंदोलन द्वारा वहां की नस्ल भेदी सरकार का सफलतापूर्वक सामना किया था। उन्होंने अपनी इस नई नीति को सत्याग्रह का नाम दिया। इसके अनुसार यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है तो दमनकारी से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। सत्याग्रह बदले की भावना या हिंसा का सहारा लिए बिना ही अपने उपदेश यानी संघर्ष में सफल हो सकता है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह मार्ग सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, निम्नलिखित पर अखबार की रिपोर्ट लिखे। तो आइए देख लेते हैं। पहला जलियांवाला बाग हत्याकांड और ख है साइमन कमीशन। तो पहले हम क देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आइए देख लेते हैं क्या था। जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। यह एक विशाल मैदान है। 13 अप्रैल 1919 को लोग वहां बैसाखी के सालाना मेले में भाग लेने पहुंचे। बहुत से लोगों को वहां रॉलेट एक्ट का विरोध करने पहुंचे। इस मैदान का प्रवेश द्वार संकरा है और यह चारों ओर से ऊंची दीवार से घिरा हुआ है। यह लोग इस बात से बेखबर थे कि शहर में मार्शल लॉ लागू था। माना जाता है कि जनरल डायर इन निहत्थे सत्याग्रहियों के मन में आतंक बिठाकर एक नैतिक प्रभाव डालना चाहता था। इसीलिए वह अपने हथियार बंद सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग के मुख्य द्वार पर आ पहुंचा और उसने सत्याग्रहियों पर गोले चलाने का आदेश दे दिया। देखते ही देखते मैदान में लाशों का ढेर लग गया। इस विस्फोटक की स्थिति से निपटने के लिए शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। ओके, नेक्स्ट है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंचा। इस कमीशन यानी आयोग में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। जब यह कमीशन भारत पहुंचा तो इसका जगह जगह काली झड़ियाँ दिखाकर और साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाने के नारे से स्वागत किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के साथ साथ भारत के अन्य पार्टियों ने भी भाग लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, इस अध्याय में भारत में राष्ट्रवाद में दी गई भारतीय माता की छवि और अध्याय 1 में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में दी गई जर्मनिया की छवि की तुलना कीजिए। तो आइए देख लेते हैं। ये कुछ छवि है, देख सकते हैं। ये भारत माता, ये जर्मनिया, ये भारत माता की छवि है, ये जर्मनिया की छवि है। इसमें आपको तुलना करना है। तो आइए देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, भारत माता तथा जर्मनिया दोनों की छवि एक राष्ट्र की पहचान के रूप में प्रस्तुत की गई है। भारत माता भारत राष्ट्र तथा जर्मनिया जर्मन राष्ट्र का प्रतीक है। भारत माता की विख्यात छवि को स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अवनींद्रनाथ टैगोर ने चिन्हित किया। इसमें भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया। वह शांत, गंभीर, देवी तथा आध्यात्मिक गुणों से संपन्न दिखाई देती है। भारत माता की छवि को एक नए रूप में चिन्हित किया गया। इसमें भारत माता को हाथ में त्रिशूल लिए दिखाया गया। वह हाथी तथा शेर के बीच खड़ी है। ये दोनों शक्ति और सत्ता के प्रतीक है। इस प्रकार जर्मनिया की छवि को चित्रकार फिलिप वेट ने चित्रित किया। इसमें वह बलूक चूड़ित के पत्तों का मुकुट पहने हुए, क्योंकि जर्मनी का बलूत वीरता का प्रतीक है। ये दोनों छवियां अपने अपने देशवासियों के लिए अगाध श्रद्धा की पात्र है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सभी सामाजिक समूहों की सूची बनाइए। इसके बाद उसमें किन्हीं 3 को चुनकर उनकी आशाओं और संघर्षों के बारे में लिखते हुए यह दर्शाए कि वे आंदोलन में शामिल क्यों हुए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। तो 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सामाजिक समूह थे। पहला था विद्यार्थी, शिक्षक, वकील, महिलाएं, व्यापारी, कारखाना श्रमिक, बागान मजदूर, किसान, उद्यमी जिसने बढ़ई, धोबी आदि शामिल थे, तथा आदिवासी। विभिन्न सामाजिक समूहों के संघर्ष तथा आशाएं। तो आइए देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले सभी सामाजिक समूहों की अपनी अपनी आशाएं तथा आकांक्षाएं थी। उसके संघर्ष भी उसकी आशाओं के अनुरूप थे। कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक समूहों के
संघर्षों तथा आशाओं का वर्णन इस प्रकार से है। तो आइए देख लेते हैं। पहला था अवध के किसान। अवध के किसानों का नेतृत्व सन्यासी बाबा रामचंद्र कर रहे थे। उसका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के विरुद्ध था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और विभिन्न प्रकार के कर वसूलते थे। किसानों को बेगार भी करनी पड़ती थी। पट्टेदार के रूप में किसानों के पट्टे निश्चित नहीं होते थे। इन्हें बार बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था ताकि जमीन पर उनका अधिकार स्थापित न हो सके। वे अपनी इन्हीं समस्याओं को लेकर असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। उनकी मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार समाप्त हो तथा जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। अपनी मांगे मनवाने के लिए उन्होंने अपना क्या किया तो संगठन बना लिया। 1921 में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो किसान तालुकदार तथा जमींदारों के मकानों पर हमले करने लगे। बाजार में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदाम पर कब्जा कर लिया। उन्हें शांत करने के लिए स्थानीय नेताओं ने यह कहा कि गांधी जी ने घोषणा की है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। अतः गांधी जी के नाम पर अवध के किसानों ने अपना कार्यवाही तथा आकांक्षाएं को सही ठहराया। ओके, इसके बाद थे आदिवासी किसान। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का अपना ही अर्थ निकाला। इनका नेतृत्व अल्लूरू सीताराम राजू ने किया। इसकी समस्याएं क्या थी, आइए देख लेते हैं। पहला था, बड़े बड़े जंगलों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी। वे न तो वहां अपने मवेशियों को चरा सकते थे और न ही जलावन के लिए लकड़ी बीन सकते थे। इससे उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था। किसानों सरकार उन्हें सड़क निर्माण के लिए बेगार करने पर भी मजबूर कर रही थी। इस समस्याओं के कारण गुडेम विरोधियों ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। उनका मानना था कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के द्वारा ही स्वतंत्र हो सकता है। ओके, इसीलिए गुडेम विरोधियों ने विदेशी अधिकारियों को मारने की कोशिश की, पुलिस थाने पर हमले किए तथा गुरिल्ला युद्ध पद्धति जैसे तरीके अपनाए। इसके बाद ही बगान के मजदूर। असम में बगान मजदूरों के लिए स्वतंत्रता का अर्थ यह था कि वे स्वतंत्र रूप से बगानों से आ जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे अपने गांव से संपर्क रख पाएंगे। बगान मजदूरों को 1859 ईस्वी के इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट के अंतर्गत बगानों में बिना अनुमति के बाहर जाने की मनाही थी, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया। वे अपने अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने लगे। वे बगानों को छोड़कर अपने अपने गांव की ओर चल दिए। उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब गांधी राज आ रहा है और अब सभी को गांव में जमीन मिल जाएगी, परंतु उनकी आशाएं पूरी न हो पाई। रेलवे तथा स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे मार्ग में ही फंस गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और बुरी तरह पीटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। नमक यात्रा का उद्देश्य वास्तव में सविनय अवज्ञा आंदोलन को आरंभ करना था। यह आंदोलन 1930 ईस्वी में चलाया गया। इस आंदोलन के द्वारा सरकारी कानूनों को भंग करके सरकार के विरुद्ध रोष प्रकट करना था। ओके, आंदोलन का आरंभ गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा से किया। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक तटीय कस्बे में समाप्त होनी थी। 12 मार्च 1930 ईस्वी को उन्होंने अपने 78 विश्वस्त स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा आरंभ की। मार्ग में अनेक लोग उनके साथ मिल गए। 24 दिन की कठिन यात्रा के बाद वह समुद्र तट पर पहुंचे और उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून भंग किया। इसके बाद सारे देश में लोगों ने सरकारी कानूनों को भंग करना आरंभ कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आप सिविल नाफरमानी आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिलाएं हैं। बताइए कि इस अनुभव का आपके जीवन पर क्या अर्थ होता। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। सिविल नाफरमानी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया। यह सत्य एवं अहिंसा पर आधारित एक विशाल जन आंदोलन था। इसे पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की दिशा में उठाया गया पहला महत्वपूर्ण पग भी कहा जाता है। इस आंदोलन में समाज के हर वर्ग ने भाग लिया। इस आंदोलन में महिलाओं का योगदान विशेष रूप से सराहनीय था। कल्पना कीजिए कि यदि आप इस आंदोलन में भाग लेने वाली महिला होती तो आपने भी अन्य महिलाओं की तरह इस आंदोलन के विभिन्न
कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाई होती। एक महिला होने के नाते मेरा जीवन, मेरा कार्य केवल क्षेत्र केवल घर की चारदीवारी तक ही सीमित होता, बल्कि राष्ट्र की सेवा करना भी मेरा परम कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, अगर आप 1920 में उत्तर प्रदेश में किसान होते तो स्वराज के लिए गांधी जी के आह्वान पर क्या प्रतिक्रिया देते? अपने उत्तर के साथ कारण भी बताइए। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। स्थानीय आंदोलन की अपेक्षाओं और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था, अतः हमने स्वराज शब्द पर अपनी अपनी सोच के अनुसार अर्थ निकाल लिया था। हमारे लिए स्वराज एक ऐसा युग का प्रतीक था जब हमारे कष्ट और मुसीबतें समाप्त हो जाएगी। फिर भी हमने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की कल्पना की और स्वयं को भावनात्मक रूप से अखिल भारतीय आंदोलन से जुड़ा हुआ महसूस किया। जब हम महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे, तो हम वास्तव में एक ऐसा आंदोलन का अंग बन जाते थे जो केवल हमारे प्रदेश तक ही सीमित नहीं था। हमारी सोच का आंदोलन एक व्यापक जन आंदोलन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल ऐसे लोगों के बारे में पता लगाइए जिन्होंने अंग्रेजों ने पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। क्या आप एक उदाहरण आप इंडो चाइना अध्याय 2 के राष्ट्रीय आंदोलन में बता सकते हैं? तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में ऐसे सैकड़ों स्वयंसेवी लोग शामिल थे जिन्होंने राष्ट्रीय भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने अपने देश के लिए प्राण त्याग दिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि इतिहास में उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता। इंडो चाइना वियतनाम राष्ट्रीय आंदोलन को गली गली में लड़ा गया। इसमें हजारों अज्ञात स्त्री पुरुष तथा बच्चों ने अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिए। तो आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।